हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अपने 12th फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, विद्युत चार्ज, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। इसमें हम विद्युत आवेश को देख रहे थे। इस सीरीज में दूसरा पार्ट हम लेक्चर पढ़ रहे हैं। आज विद्युत आवेश पर ही कुछ बातें करेंगे। पिछली क्लास में हमने देखा था कि विद्युत आवेश क्या है और इसके कितने प्रकार होते हैं। कुछ बेसिक्स हमने देखा था कि किन्होंने इसके बारे में पहले कहा, फिर किन्होंने इनके एक नाम दिए, रिजोनियस, विट्रियस, फिर इसका नामकरण नेगेटिव पॉजिटिव हुआ हमारा, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया। इतनी बातें हमने की थी। अब इस सीरीज में हम आगे बढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज है, दोनों के पास इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज है। इस पर बात कर लेते हैं। एकदम बेसिक्स है हमारा, इस पे बात करेंगे हम लोग। कुछ एक्सपेरिमेंट्स देखेंगे हम लोग अपने स्तर पे करके कि हमें कैसे पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन के पास जितना चार्ज है उतना ही अपोजिट नेचर का चार्ज प्रोटॉन के पास है। आइए हम लोग एक्सपेरिमेंट देखते हैं। चलिए, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से 1 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा जाता है। तो हम जान रहे हैं इलेक्ट्रॉन के पास कुछ ना कुछ मास है, दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास भी कुछ ना कुछ मास है। इनके बीच की दूरी r 1 सेंटीमीटर है। तो इनके बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा कितना होगा, Gm1m2/r²। जब इसका वैल्यू बिठाएंगे हम, G का मान होता है 6.67 × 10⁻⁻11, m1 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻⁻31, दूसरे इलेक्ट्रॉन का भी मास उतना ही होगा, अपॉन डिस्टेंस हमारा सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में बदलेंगे 10⁻⁻2 का स्क्वायर। जब इस वैल्यू को हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आता है 5.5 × 10⁻67 न्यूटन। ये अट्रैक्शन का फोर्स है, आकर्षण का फोर्स है, क्योंकि हम जानते हैं गुरुत्वाकर्षण का फोर्स आकर्षण का फोर्स है। एक्चुअल में एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से जब 1 सेंटीमीटर की दूरी पे रखते हैं तो इतना फोर्स हमें लगना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में ऐसा हुआ ही नहीं। हुआ क्या कि इनके बीच इलेक्ट्रॉन के बीच एक अलग तरह का फोर्स लगा और फोर्स ऑफ रिपल्सन लगा। ये रिपल्सन फोर्स कितना लगा है, 2.3 × 10⁻24 न्यूटन माइनस में। ठीक है, ये फोर्स हमको लगता है किसके बीच, एक इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में। ठीक है, तो हमको ये पता चल रहा है यहाँ पे रिपल्सन लग रहा है। देखिए आप, इसका मतलब है कि अगर सिर्फ मास होता इलेक्ट्रॉन में तो इतना फोर्स लगता, लेकिन इतना फोर्स ना लग के कितना फोर्स लगा है हमें, इतना फोर्स रिपल्सन का लगा है। इसका मतलब मास के अलावे इलेक्ट्रॉन के पास एक प्रॉपर्टी है जिसको हमने चार्ज बोला है, उसके कारण से ये फोर्स लगा है। चार्ज के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। ये पहला एक्सपेरिमेंट हमारा, हमने देख लिया कि इलेक्ट्रॉन के पास मास के अलावे एक और प्रॉपर्टी है, जो चार्ज है वो इतना फोर्स लगाता है। अब हम दूसरा एक्सपेरिमेंट करते हैं। इलेक्ट्रॉन को तो हमने देख लिया है, अब प्रोटॉन को देखते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, हम प्रोटॉन को देखते हैं। एक प्रोटॉन को दूसरे एक्सपेरिमेंट में देखेंगे। एक प्रोटॉन को जब दूसरे प्रोटॉन से 1 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा तो इनके बीच भी कुछ ना कुछ ग्रेविटेशन का फोर्स लगा था। मैं वैल्यू नहीं लिख रहा, वैल्यू आप जानते हो Gm1m2/r² से निकाल सकेंगे। ये भी फोर्स हमारा ग्रेविटी का अट्रैक्शन का फोर्स होगा, कंफर्म है। चलिए, लेकिन यहाँ उतना फोर्स ना लग के जितना फोर्स इलेक्ट्रॉन के बीच में लगा था, 2.3 × 10⁻⁻24 न्यूटन का रिपल्सन का फोर्स लगा था, उतना ही फोर्स प्रोटॉन के बीच में लगा है। इसका सीधा मतलब निकलता है, जो प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन के पास थी वही प्रॉपर्टी प्रोटॉन के पास भी है, और फोर्स भी उतना ही लगा है, तो उतने ही अमाउंट में है जितने अमाउंट में इलेक्ट्रॉन के पास था। आगे हम देखते हैं, एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये तो कंफर्म हो गया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास चार्ज है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होता है, प्रोटॉन के बीच में रिपल्सन होता है। अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक एक्सपेरिमेंट और करते हैं। देखिए आप, हम क्या करते हैं कि थर्ड एक्सपेरिमेंट में देखते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन को
एक प्रोटॉन के पास लाते हैं, बिल्कुल 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखते हैं। अभी क्या है ना, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास दोनों के पास मास है, तो ग्रेविटी का कुछ ना कुछ फोर्स तो लगेगा ही। और हम जान रहे हैं कि ग्रेविटी का फोर्स हमारा अट्रैक्शन का फोर्स है। ये लगना चाहिए था लेकिन इतना नहीं लगा। लगा क्या हमारा, इतना ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लगा, लेकिन ये फोर्स रिपल्सन का नहीं लग के अट्रैक्शन का फोर्स लगा। अट्रैक्शन मतलब आकर्षण का फोर्स लगा। अभी देखिए हमने पहले एक्सपेरिमेंट में क्या देखा था, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन हो रहा था, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में रिपल्सन हो रहा था। सेम फोर्स से यहाँ भी फोर्स उतना ही था, यहाँ भी फोर्स उतना ही था, कंफर्म। लेकिन यहाँ हमने जब देखा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को, इनके बीच में रिपल्सन नहीं लगा, अट्रैक्शन लगा, लेकिन फोर्स उतना ही रहा। ये तीनों एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चला है कि इलेक्ट्रॉन के पास जितना अमाउंट का चार्ज है, उतना ही अमाउंट का, उतने ही मात्रा की चार्ज किसके पास है, प्रोटॉन के पास है। और ठीक उतने ही मात्रा का है, लेकिन हालांकि इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन लग रहा है, प्रोटॉन में रिपल्सन लग रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में अट्रैक्शन लग रहा है। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन के पास जितना नेगेटिव चार्ज है, हमने जो नेगेटिव नाम दिया अभी पिछले क्लास में, उतना ही पॉजिटिव चार्ज किसके पास है, प्रोटॉन के पास है। इसका वैल्यू आर.ए. मिलिकन साहब ने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से निकाला। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में उन्होंने इलेक्ट्रॉन के चार्ज का वैल्यू जो निकाला, वो निकाला 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक इतने ही अमाउंट का, ये माइनस, हमने इलेक्ट्रॉन में चार्ज माइनस बोला है, ये माइनस इसके नेचर को बताता है ना कि वैल्यू को, ठीक है। ठीक उतने ही अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज किसके पास होना चाहिए, हमारा प्रोटॉन के पास होना चाहिए। ये हमने देखा। ये किन्होंने बताया, आर.ए. मिलिकन साहब ने। इन्होंने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में बताया चार्जेस के वैल्यू के बारे में। आप यहां तक नोट करें। अब हम इस पे थोड़ा आगे बढ़ेंगे। आज हम देखेंगे चार्ज के बारे में कुछ फैक्ट्स। पिछली क्लास में हमने देखा क्या, चार्ज के टाइप्स। फिर हमने देखा कि चार्जेस के बारे में, इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज नेगेटिव होता है, प्रोटॉन में इतना चार्ज पॉजिटिव होता है। फिर आज हम इसके फैक्ट्स के बारे में बातें करेंगे, चार्जेस के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कि चार्ज के बारे में कुछ फैक्ट्स कर लेते हैं, है ना। फैक्ट्स ऑन चार्ज पर कुछ तथ्य हैं जो हमें जानने चाहिए। इसको जानने वगैरह हम आगे नहीं बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। पहला तो हम लोग संकेत, जो हम लोग आवेश का संकेत लेते हैं, या तो कैपिटल क्यू लेते हैं या फिर स्मॉल क्यू लेते हैं। कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं है। हालांकि माना जाता है कि कूलम साहब, चार्ल्स एगस्टन डी कूलम ने इस पर बहुत काम किया है। उन्होंने इलेक्ट्रिक फोर्स पर काम किया है, चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्सेस के बारे में काम किया, जो आगे की क्लास में पढ़ेंगे हम लोग। उनके सम्मान में क्यू फॉर कूलम ये दिया गया है, ठीक है। चलिए, चार्ज का मिनिमम वैल्यू, न्यूनतम मान, या इसको एलिमेंट्री चार्ज बोलते हैं। न्यूनतम मान, मूल आवेश, एक क्वांटम आवेश। क्या? एक क्वांटम आवेश। ये सब एक ही बात है। आप चाहो तो इसके इंग्लिश नाम में लिख सकते हो, मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज, मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज, या फिर एलिमेंट्री चार्ज, या फिर आप बोल सकते हो 1 क्वांटम चार्ज। सारा एक ही है। ये मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज क्या है, हम जान रहे हैं। सबसे छोटा पार्टिकल हमारा इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है वही तो मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज है हमारा। चलिए देखते हैं हम लोग मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज को कैसे डिफाइन करेंगे। हम लोग डिफाइन करेंगे एक इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन, क्योंकि प्रोटॉन में भी उतना ही चार्ज होता है। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन में जितना चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन में उपस्थित आवेश को
एक क्वांटम आवेश कहते हैं। क्लियर है? ये बात आप हमेशा याद रखिए। और इसका वैल्यू कितना होता है? प्लस माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये 1 क्वांटम आवेश मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज को हम लोग ई सिंबल देते हैं। ठीक है, ई सिंबल देते हैं। ई का ये +4 प्रोटॉन -4 इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास होते हैं। कितना वैल्यू होता है? मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज के बराबर होता है। ये कुछ बातें हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए देखते हैं। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमको पता चल गया कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक प्रोटॉन का चार्ज कितना पता चला? प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर है? ये छोटी छोटी बातें पता चली हमें। चार्ज पर बहुत सारे कंसेप्ट करने हैं हमें, एक एक करके हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए इसके चार्ज के यूनिट के बारे में देख लेते हैं, है ना। चार्ज के बारे में, चार्ज हमारा एक अदिश राशि है। ठीक है, अदिश राशि कैसे जाना हमने? चार्ज याद करिए, आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा, 9th 10th में पढ़ा होगा। चार्ज होता है हमारा करेंट इनटू टाइम। क्लियर है? करेंट का हमारा एसआई यूनिट क्या होता है? एम्पियर। और डायमेंशन क्या होता है? ए। ठीक है, चलिए इनटू टाइम का टी। हमने चार्ज को क्या पढ़ा है? कूलम पढ़ा है। मैं यहाँ पे 1 लगा सकता हूँ, बिल्कुल। चलिए इक्वल टू 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड। आप चाहो तो लिख सकोगे 1 कूलम इक्वल्स टू 1 एम्पियर सेकेंड। एक रिलेशन बना हमारा। क्या चार्ज का देख लीजिए आप, डायमेंशन नहीं लिख पाएंगे। चार्ज का वीमा, चार्ज का वीमा, मैं चार्ज बोल रहा हूं, आपको आवेश समझना है। चार्ज का वीमा क्या हो जाएगा बताइए? ए फॉर करेंट, टी फॉर टाइम, ए टी। 2020 में BSEB में पूछा गया ये क्वेश्चन है हमारा। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अक्सर, आपको इन बातों का ख्याल रखना है। मैं आपको थोड़ा और आगे ले चलूं, यूनिट्स पे बात कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए यूनिट्स ऑफ चार्ज। चार्ज के मात्रकों की बात कर लेते हैं। यहां बहुत सारे मात्रक हमारे पास आएंगे। सबसे पहला मात्रक हम क्या देखेंगे? हमारा जो सिस्टम यूज होता है, वाइडली यूज कौन सा सिस्टम करते हैं हम लोग? एसआई सिस्टम। तो एसआई सिस्टम में चार्जेस को देखते हैं। एसआई सिस्टम में चार्ज का मात्रक कूलम होता है, COULOMB। आप चाहो तो हिंदी भी लिख सकते हो, कोई बड़ा डील नहीं है हमारा। इसका कैपिटल C हम लोग सिंबल लेते हैं। ठीक है, चार्ज का एसआई मात्रक क्या लिखा हमने? कूलम। याद रखना है आपको। चलिए मैं आपको CGS मात्रक पे ले चलूं। CGS मात्रक, चार्ज का CGS मात्रक। हम 2 तरह के मात्रकों की चर्चा करेंगे यहाँ पे। CGS मात्रक एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए यूज होता है, स्थिर विद्युतिकी के लिए यूज होता है। एक हमारा यूज होता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के लिए। ठीक है, गतिमान विद्युतिकी बोल सकते हैं आप, वहाँ यूज होता है। देखेंगे कौन कौन से यूनिट है हमारे CGS के। पहला तो हम जानेंगे, एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इसको शॉर्ट में बोलते हैं ESU ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इसका एक और नाम है स्टैट कूलम। एक और नाम पढ़ते हैं हम लोग, फ्रैंकलिन यूनिट। सबसे छोटा मात्रक होगा, हम आगे देखेंगे। सबसे छोटा मात्रक होता है हमारा। ठीक है, एक और हमने CGS सिस्टम में बोला आपको कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में यूज होता है। यह होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ठीक है, EMU ऑफ चार्ज। इसका एक और नाम है, वो नाम भी हम लोग देख लेंगे। इसको कोई AB कूलम पढ़ता है, कोई AB कूलम पढ़ता है, AB कूलम। ठीक है, ये हमारा CGS मात्रक है।
अभी एसआई मात्रक और सीजीएस मात्रक का रिलेशन तो हम पढ़ते ही हैं जनरली। याद करिए, आपने पढ़ा होगा मैकेनिक्स में 1 न्यूटन 10⁻5 डाइन के बराबर होता है, 1 जूल 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। ये चीजें आपने पढ़ी है। यहाँ हम देखेंगे इनके बीच में क्या रिलेशन है। रिलेशन देखते हैं। चलिए, इसको आप चाहो तो नकल सकते हो या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, हमारा 1 कूलम चार्ज हमारा होता है 3 × 10⁻9 ESU। याद रखेंगे वैल्यू हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 EMU हमारा होता है 10 कूलम के बराबर। आपको देखने से पता चल रहा होगा कि कूलम, ESU और EMU में एक रिलेशन बन रहा है। यहाँ पे सबसे बड़ा मात्रक EMU, इन तीनों में से बात कर रहा हूं मैं। इन तीनों में से बड़ा कौन है? EMU। देख लीजिए आप, ठीक है। चलिए, इससे छोटा कौन है? कूलम। उससे छोटा कौन है? सॉरी, कूलम। इससे छोटा कौन है? ESU है। यहाँ पे एक रिलेशन बनता है। ये भी क्वेश्चन किसी न किसी साल पूछा गया है आपके बिहार बोर्ड में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे एक कमर्शियल यूनिट देख लेते हैं इसका। कमर्शियल यूनिट का मतलब होता है कि आप जो बिजली यूज करते हैं उसका जो आपको पेमेंट देना होता है वो आपके घरों में जो बोर्ड यूनिट लगा होता है, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, वहाँ से दिखता है। वहाँ पे आपको एक यूनिट उगता है चार्ज के लिए, उस पर कर चर्चा कर लेते हैं। कमर्शियल यूनिट बोलते हैं इसको, व्यवहारिक मात्रक, व्यावसायिक मात्रक जनरली। ये हमारा होता है एम्पियर घंटा। आप चाहो तो अंग्रेजी में लिख सकोगे एम्पियर आवर या फिर AH, ठीक है। ये हमारा यूनिट होता है। चलिए मैं आपको दिखा दूं, 1 एम्पियर आवर होता है 3600 कूलम के बराबर, यानी 1 एम्पियर आवर 3600 कूलम होता है। ये हमने कहाँ से निकाला? मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे दूं कि 1 कूलम होता है हमारा 1 एम्पियर सेकेंड। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ 1 सेकेंड में बहने वाली धारा में 1 कूलम चार्ज होता है। अगर 1 सेकेंड में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो तो 1 कूलम चार्ज के बराबर होता है। अगर मैं बोलूं 1 घंटे में जितना धारा प्रवाहित हो, 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो, किसके बराबर होगा? 1 कूलम के बराबर होगा। चलिए देखते हैं कितना होगा, देख लेते हैं। 1 कूलम इक्वल टू 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड को आप घंटे में बदलिए। 1 सेकेंड को घंटे में हो जाएगा 1 घंटे में 3600 सेकेंड, 1 सेकेंड में। क्लियर है? चलिए इसको आप अगर तोड़ेंगे तो 1 एम्पियर सेकेंड इक्वल 1 एम्पियर आवर इक्वल टू हो जाएगा 3600 कूलम। अब घर में प्रैक्टिस करिए, इजीली बन जाएगा आपसे, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको रिलेशन याद रखना है, 1 एम्पियर आवर 3600 कूलम के बराबर होता है। डन। चलिए ये हमने कमर्शियल यूनिट देखा। अभी हमने क्या क्या देखा? कूलम, ESU, EMU देखा, इनका रिलेशन देखा, फिर हमने एक कमर्शियल यूनिट देखा। 2 और यूनिट्स की चर्चा कर लेंगे यहाँ हम लोग, जो हमारे यहाँ बहुत उपयोगी है, उसके बारे में देख लेते हैं। अभी मैंने बोला था कि चार्ज का सबसे बड़ा मात्रक देख लेते हैं। सबसे बड़ा मात्रक देख लेते हैं। सबसे बड़ा मात्रक होता है चार्ज का फैराडे। माइकल फैराडे के सम्मान में नाम दिया गया है। माइकल फैराडे प्रायोगिक फिजिक्स के पिता कहे जाते हैं। प्रयोग के लिए उनका नाम बहुत विख्यात है फिजिक्स में। सबसे ज़्यादा प्रयोग उन्हीं के नाम पे पेटेंट है फिजिक्स में, तो उनके सम्मान में दिया गया है फैराडे। फैराडे आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है। क्लियर है? सबसे बड़ा मात्रक है तो एक्चुअल में फैराडे का मान कूलम में तो निकालना बनता है हमारा। देख लेते हैं 1 फैराडे को डिफाइन करके देख लेते हैं हम लोग। 1 फैराडे क्या होता है? ठीक है, 1 फैराडे को डिफाइन कर लेते हैं। डिफाइन करते हैं, चलिए। चार्ज 1 मोल इलेक्ट्रॉन में जितना चार्ज प्रेजेंट होता है वो हमारा 1 फैराडे के बराबर होता है। मैं आपको यहां लिख दूं, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। 1 मोल
इलेक्ट्रॉन में उपस्थित चार्ज को 1 फैराडे कहते हैं। अब आपको यह पता होना चाहिए कि 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 मोल एक एवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है। क्लियर है? चलिए, 1 मोल इलेक्ट्रॉन बराबर 1 मोल इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23। अब बताइए 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? चार्ज कितना हो जाएगा? 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 फैराडे का वैल्यू आएगा हमारा 96500 कूलम। अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ये, इतना एक्चुअल में आता नहीं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है हमारा 96,500 कूलम के बराबर आता है। अब हमने सबसे बड़े यूनिट की बात कर ली, सबसे छोटा यूनिट भी तो होगा हमारा, सबसे छोटा यूनिट भी देख लेते हैं हम लोग। यहाँ तक आप नकल सकते हैं। चलिए मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि फैराडे हमारा सबसे बड़ा यूनिट है। सबसे बड़ा यूनिट 1 फैराडे 1 मोल इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन में इतना इलेक्ट्रॉन होता है, और इतने इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमारा निकालेंगे तो 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलम हो जाएगा। अब सबसे छोटे यूनिट की बात कर लेते हैं। सबसे छोटा यूनिट हमारा कौन सा होता है? चलिए, आवेश का सबसे छोटा मात्रक, स्मॉलेस्ट यूनिट, फ्रैंकलिन। अभी नाम हमने लिखा था फ्रैंकलिन यूनिट। एक फ्रैंकलिन हमारा 1 ESU के बराबर होगा, क्योंकि ESU ही फ्रैंकलिन है, फ्रैंकलिन ही ESU है। और 1 ESU बराबर कितना कूलम होगा आप निकाल पाएंगे? 3 इंटू 10⁻⁻10 कूलम के बराबर होगा। याद करिए, आपको रिलेशन मैंने पहले लिखाया है, वहां से आप निकाल पाओगे ये वैल्यू। ठीक है, ये चार्जेस पे हमने दूसरी तरह की बातें की हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे और बढ़ जाते हैं। देखते हैं कि हम लोग चार्ज पे 1-2 कंसेप्ट और हमारा रह गया है, उस पर बात कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, सजातीय आवेश क्या मतलब हुआ? सिमिलर आवेश, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है, सजातीय आवेशों के बीच विकर्षण बल लगता है। विकर्षण बोले तो रिपल्सन बल लगता है। क्लियर है? एक और बात, विजातीय। विजातीय बोले तो डिसिमिलर। ठीक है, जैसे कि पॉजिटिव और नेगेटिव, विजातीय आवेशों के बीच आकर्षण बल लगता है। आकर्षण बोले तो अट्रैक्शन। ठीक है, आकर्षण बल लगता है। डन। चार्ज पे 1-2 कंसेप्ट और है हमारा, जो आपको यहां लिखना है, मैं आगे के क्लासेस में समझाऊंगा। एक स्थिर आवेश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा, हमको जानना चाहिए इसको। स्थिर आवेश सिर्फ और सिर्फ विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं इसको, उत्पन्न करता है। डन। अभी क्या देखा हमने? स्थिर आवेश, जो आवेश रुका हुआ है, अपने चारों ओर एक फील्ड का निर्माण करता है, वो फील्ड हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, अब मैंने स्थिर आवेश की बात की, अब आवेश को चला के देखेंगे। मोशन हमारा, गति हमारा 2 तरह का होता है, एक समान गति, एक असमान गति। एक समान गति में रहेगा आवेश तो क्या घटनाएं होंगी, असमान गति में रहेगा तो क्या घटनाएं होंगी, इन दोनों पे चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको लिख दूं यहीं पे, एक समान गति में
जब एक समान गति की बात हुई तो यहां हमारा त्वरण कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक समान गति में यानी 0 त्वरण में आवेश दो तरह की बातें करता है, एक तो विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड एवं चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है। क्लियर है? आपने क्या देखा, जब आवेश स्थिर था तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया, जब आवेश गति में था, कैसी गति में, एक समान गति में था, विद्युत क्षेत्र के साथ साथ, विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। लेकिन ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की बात कहां आई, जब एक समान गति में आवेश होगा। एक और कंसेप्ट, देखिए थर्ड कंसेप्ट, असमान गति, गति में असमान गति का मतलब क्या हुआ, हमारा त्वरण 0 नहीं है। असमान गति में आवेश, देखिए आप क्लियर कंसेप्ट समझिए, स्थिर था जब आवेश तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा था, जब आवेश एक समान गति में था विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न कर रहा था। जब असमान गति में था आवेश, तो गति में है, आवेश है, तो दो बातें तो करेगा ही करेगा, आवेश, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, साथ साथ रेडिएशन, रेडिएशन मैं बोलूं सीधे ऊर्जा बोल दूं या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोल दूं, उत्पन्न करता है। मैंने क्या बोला कि जब एक्सेलरेटेड मोशन होगा चार्जेस का, त्वरित गति होगा आवेशों का, तो विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र तो उत्पन्न करेगा ही, साथ ही साथ वो ऊर्जा भी मुक्त करेगा। इसका एक उदाहरण हमारा सनलाइट है, जो सूर्य से प्रकाश आता है, एक्चुअल में वहाँ उसके जो गैसियस पिंड है वहाँ हीलियम और हाइड्रोजन का गोला है, वो हाइड्रोजन के कुछ मॉलिक्यूल्स हीलियम के जब मिल जुड़ते हैं तो वहाँ क्या होता है ना, चार्जेस मूव करते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन करते हैं और हमको वहाँ से रेडिएशन निकलता है, गामा, अल्फा वगैरह वगैरह रेडिएशन जो भी है वो निकलता है हमारा। और हमारे पास जो लाइट आता है, हमारा एग्जाम्पल है लाइट, ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और किसके फलस्वरूप आता है, ये एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ चार्ज के फलस्वरूप आता है, इसके कारण आता है। आपने चार्जेस के बारे में मूल 3 बातें भी क्या पढ़ी, जब चार्ज स्थिर होगा तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, चार्ज जब एक समान गति में होगा विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, अगर वही चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन में होगा विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र एवं ऊर्जा भी मुक्त करेगा। आज का लेक्चर यहीं तक रखेंगे, चलिए थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे चार्जेस का अलग कंसेप्ट, चार्ज उत्पन्न कैसे होता है, चार्ज की क्या प्रॉपर्टीज हैं, इसको देखेंगे। हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारा अगला वीडियो मिलता रहे, नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।